के पास और क्या चीज है ये आपको पता है, उसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। और एटीपी की खास बात क्या होती है कि वो तो मान लीजिए एंजाइम मैकेनिज्म के बाद वो ग्रुप को ट्रांसफर, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, डेल्टा जी फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है और वो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प कर रही है। और ये भी अवेलेबिलिटी जरूरी है, एटीपी के पास एक ऐसा फ्रेंड है एडीपी या एएमपी, जो कि एटीपी टूटने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस एडीपी भी मौजूद है कि कहीं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर है बचा हुआ तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके एटीपी में फॉर्म कर सकता है। पर क्या ये सब और जो हाई एनर्जी बायोमोलिक्यूल्स देखे उनके पास क्या इस तरह की फैसिलिटीज थी? नहीं थी। तो एटीपी के पास अपना कोई क्या है लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं एक्सेप्टेंस और डोनेशन में, और इस तरीके से ये हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है एटीपी एडीपी, इसीलिए कहा जाता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो 11th 12th या जो बोला जाता है कि सेल के लिए बड़ा मेजर रिक्वायरमेंट होता है एटीपी और एडीपी के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना और NADH NAD+ के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। इसको क्यों है ये तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, पर अभी इसका तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग अभी बात करेंगे कि जब आप में एनर्जी लेवल डाउन हो गया, मान लीजिए अभी आप बहुत देर से काम कर रहे हो और खाना नहीं खाया है, राइट, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी मसल्स एक्टिविटीज क्या होंगी कि यहाँ पे अगर हाई एडीपी है, हाई एडीपी का मतलब क्या हो गया, हाई एडीपी का मतलब हुआ लो एटीपी का कंसंट्रेशन। तो इस समय क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस टीसीए बहुत तेजी से चलेंगी ताकि आपको एटीपी की सप्लाई की जा सके, ठीक है। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया कि व्हाई दिस इज बीइंग सेलेक्टेड एज अ इंटरमीडिएट एनर्जी शटल। अब एटीपी के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होगी, सभी को पता है, बस एक बार हम शुगर के साथ अटैच होता है ये एडेनिन पहले कार्बन पे इस तरीके से शुगर से अटैच है, ये 6th कार्बन जो है उससे क्या अटैच है, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है इस तरीके से। और आप देख लें, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना जनरेट हो रहा है तो 1 2 3 and 4, और कितने एनहाइड्राइड बॉन्ड है तो आप कहेंगे 2 एनहाइड्राइड, एक ये एनहाइड्राइड बॉन्ड है जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और जो फॉस्फेट्स लिंकअप होते हैं तो पहला जो जुड़ा हुआ है उसको अल्फा फॉस्फेट, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे अटैक हुआ और ग्रुप ट्रांसफर हुआ तो क्या बचा जाएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, एडीपी बचा। अगर यहाँ अटैक होगा अल्फा और बीटा के बीच में तो 2 इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, और क्या बचेगा दिस एएमपी बचेगा, है ना, राइट। तो दिस कहाँ पे अटैक हो रहा है इस बात पे निर्भर कर रहा है कि हमें क्या चीजें मिलेंगी। और दूसरा कंसिडरेशन जो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर। ऑक्सीजन फॉस्फेट्स को जो लिंक अप किए हैं वो क्या है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, राइट। तो ये सारी एक रिएक्शन है जो कि A से B हो रहा है, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस फ्री एनर्जी चेंज जो है वो है -10। तो आप ये तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बट माय क्वेश्चन की ये जो मैंने बोला हाइड्रोलिसिस फ्री एनर्जी, इसका क्या मतलब है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे हम लोग जब बोलते हैं ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है एटीपी, अब हम इसको देखिए, अब इस सेंस को समझ जाइए। हम लोग लिखते हैं -30.5 किलो जूल, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटीपी जब टूट रहा है तो डेल्टा जी जो फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी रिलीज हो रही है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। बट द पॉइंट सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं ये जो टर्म ले रहे हैं वो क्या इसको बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू दी गई है उसका पूरा नाम क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस फ्री एनर्जी चेंज। एटीपी की हाइड्रोलिसिस में कितना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है। हाइड्रोलिसिस मींस जब एटीपी वाटर की प्रेजेंस में इस तरीके से टूट रहा है। और यहाँ पे एक और चीज बात होती है, इसीलिए कि यहाँ पे जो है जब एटीपी
हाई एनर्जी फॉस्फेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ इसका सेंस ये भी नहीं ले लेना है, अच्छा वाटर की प्रेजेंस में एटीपी टूट गया, कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर होने की बात की जा रही, फॉस्फेट का ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तब आपको एनर्जी रिलीज हो रही है। बात समझ रहे हैं, ये बहुत बहुत ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ पे वही बताने की कोशिश, एक कोई क्वेश्चन था वहां पे वो पूछा भी गया था, बट एक्चुअली वो भी क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, बट आपको समझा रहे हैं। सेंस आपको यही समझना है कि हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी लिखते हैं, बट दिमाग में क्या लिखना है, देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, राइट, तो आपको एनर्जी मिल रही है। अब ये क्योंकि हम लोग बहुत बार देख ही चुके हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो एटीपी कंटेन्स 2 पायरोफॉस्फोरिल और फॉस्फोरिक एसिड एनहाइड्राइड लिंकेज, वो हम लोगों ने देख लिया। दो फॉस्फो एनहाइड्राइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो क्या बोलते हैं, दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच होते हैं। एटी के पास कितने होते हैं, दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच्ड होते हैं उनके पास, एनहाइड्राइड लिंकेजेस। अब फिर हम लोग उसी बात पे आ रहे हैं, हम लोगों ने समझा कि इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास एक्सेप्टर डोनर एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कि एडीपी एएमपी के फॉर्म में होते हैं। बट और क्या चीजें हैं जो कि उसको सेलेक्ट कराती हैं एज अ गुड कैंडिडेट, राइट, जो कि वो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है फॉर अ फ्री एनर्जी एक्सचेंज। तो वहां पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इसमें देखा गया, आयनाइजेशन, रेजोनेंस एंड एंट्रोपी फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे ही इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत इजीली आप क्या समझेंगे कि ये मान लेते एक एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे रिएक्शन था, सॉरी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, और ये टूट के वाटर की प्रेजेंस में आपको देख रहे हैं कि क्या क्या ये बना रहा है, ये एसीटेट, दो एसीटेट आयंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बने कैसे, ये स्पॉन्टेनियस हो कैसे रहा है, बेसिकली क्या हुआ, क्योंकि इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जाहिर सी बात है क्या दिखेगा यहाँ पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से ये आसानी से अलग हो सकते हैं, ये टूट सकते हैं, और क्या बन सकता है आपका एसीटेट आयन। सेम फिनोमेना हैपेंस विद फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड, इसी तरीके का एक एनहाइड्राइड लिंकेज आपको दिखा हुआ वहां पे मिलेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जनरेट होगा तो यहाँ पे इसको इसीलिए इस तरह के बॉन्ड अरेंजमेंट को टूटने या अलग होने में आसानी हो। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन की गई है कि एटीपी को सेलेक्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से खुद ही आराम से डिस्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, स्टेबल तो है पर उसको टूटने के लिए तो फिर अलग होना पड़ेगा ना, तो ये आराम से इसी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाता है, यहाँ पे ये समझाया इस फिगर में। तो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझ ही चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है दिक्कत इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग और दूसरा रीजन जो दिया गया, स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स बाय आयनाइजेशन एंड रेजोनेंस। अब आप अभी पिछले ही उस फिगर में अगर आप देखें तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है, अब ये जो एसीटेट, दो एसीटेट आयन बने, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कैसे होगा वो, कि वो जब अलग हुआ तो भाई थोड़ा जो रिपल्सिव चार्जेस है वो कम हो जाएंगे, रिपल्सिव चार्जेस जब कम हो गए तो उसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनमें क्या होगा, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा, और उस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, वो स्टेबल बने रहेंगे। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबलाइज खुद को कर पाएगा, किसकी वजह से, आयनाइजेशन की वजह से। उसी तरीके से जब फॉस्फेट अलग होगा तो क्या होगा, जब टूटेगा तो भाई उसके भी ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वहां पे क्या होगा, आयनाइजेशन जनरेट होगा, आयनाइजेशन की वजह से रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा और वो स्टेबल, अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन द कंटेस्ट ऑफ पीएच वैल्यूज, क्योंकि ये बहुत डिस्कस हो चुका है कि जैसे जैसे पीएच बाई बढ़ेगा, जो फॉस्फेट ईस्टर्स होते हैं वो भी अपना क्या होंगे, वो भी नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे, और वो अलग होके आयनाइजेशन होगा तो जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो खुद में ही अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। दूसरा, आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मीन्स आपस में ही वो जो जो बन गया है वहां पे खुद अकेले में ही उनका एक अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी देखा एसीटेट में भी हमने बात की, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये स्टैब्लिश हो। ठीक है, और दूसरा आयंस है, तो भाई अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर आके क्या करेगा, ऑक्सीजन को घेरेगा, राइट। वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोमेना बनेगा जहां पे उसको स्टेबलाइजेशन का और मौका मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वो डायग्राम से भी उन्हीं बातों को समझाया है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो दो एसीटेट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से ये स्टेबल स्ट्रक्चर सबका देखिए यहाँ पूरा दिखा है किस तरीके से ये रेजोनेंस इफेक्ट हमें दिख रहा है। ये अलग क्यों हुए वो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर दिया। एक और फैक्टर होता है जिसको आप कहते हैं एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी डिस्टर्बेंस का बढ़ना, राइट। तो जब भी एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, जब भी एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो एडीपी बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है और हाइड्रोजन आयंस बनता है। तो सोल्यूशन में क्या होगा, एंट्रोपी जो है उस सिस्टम का या सोल्यूशन का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी जब रिएक्शन या चीजें हो रही हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो हो रहा है। और वो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, किसकी एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए? वेरी गुड, किसकी एंट्रोपी? बहुत डिस्कशन हुआ है लॉ ऑफ एंट्रोपी पे, और सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है। तो अब आप लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है। हम लोगों ने बर्फ़ का गलना देखा था, बर्फ़ का जमना देखा था, जब आइस जम रहा था तो भी हम लोगों को उस केस में भी ऐसे साउंड करता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड जब है आइस में कन्वर्ट हो गया, तो आइस में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ पे तो एंट्रोपी ऑर्डर हो गई, पर हम लोगों ने देखा था कि उस केस में भी एंट्रोपी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी एंट्रोपी राइज हो रही है जब एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये सारे फैक्टर्स कि एटीपी क्यों सेलेक्ट किया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, वो डिस्टेबलाइजेशन करता है, क्यों? आराम से डिस्टेबलाइज हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की क्वालिटी होती है। उसके जो ऑक्सीजन आयंस हैं वो जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके खुद में ही रिपल्शन कर रहे हैं, टूट जाएगा। फिर जब वो टूटने के बाद स्टेबलाइजेशन की भी क्वालिटी रखते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन और रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इस प्रोसेस में हमें एंट्रोपी चेंज भी ज्यादा दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो एटीपी का टूटना है वो एक फेवरेबल रिएक्शन हमें दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा दिखाया गया है, दो एटीपी में दो है, एडीपी में एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं।